हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम 10th क्लास के 2020 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं नोटबुक और पेन लेकर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल OAB। OAB एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री का एंगल होता है। यस, तो हमारा OAP हो जाएगा टोटल 90 डिग्री, ठीक है। और हमें मेजर करना है OAB। तो अगर हमें किसी तरह PAB पता चल जाए, ठीक है, तो हम OAB भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 में से माइनस कर देंगे। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि जो PAB एंगल है मीन्स दिस वन, ये है थीटा। और आपको पता है कि अगर हम किसी सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स डालते हैं, जैसे यहाँ पे है PA और PB, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। यस, तो यहाँ पे हमारी लेंथ PA और PB कुछ भी हो, सपोज LL हो, तो इस कारण से हमारा PAB जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। यस, तो यहाँ पे जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो थीटा हमने एज्यूम किया, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, PAB इक्वल्स टू PBA, ठीक है। अब हम PAB ट्राइंगल में देखेंगे, हमें पता है कि इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं दैट एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल AP भी कितना गिवन है? 50 डिग्री, ओके। और एंगल PAB हमने एज्यूम कर लिया है थीटा, और उसी हिसाब से एंगल PBA भी होगा थीटा, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम 50 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों एंगल 2 थीटा बन जाएगा। तो 180 माइनस 50, तो ये आ गया है 2 थीटा इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा 130/2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो एंगल PAB है वो आ गया है 65 डिग्री। अब हम क्या लगाएंगे कि एंगल OAP कितना है? 90 डिग्री। एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एंगल OAP को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? BAP या PAB प्लस OAB, है ना, इन दोनों एंगल्स का सम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल PAB प्लस एंगल OAB इक्वल्स टू, ये कितना है? 90 डिग्री है, बेसिकली ये OAP ही लिखा हुआ है। तो एंगल PAB कितना आया हमारा? ये थीटा, ये एंगल PAB ही है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 65 डिग्री और एंगल OAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा 65 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 65 कितना होगा? 25। तो एंगल OAB आ गया है 25 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एंगल OAB इज 25 डिग्री। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट करते हैं। इन फिगर PQ is a chord of a circle and PT is tangent at P such that angle QPT equals to 60 degree, then the measure of angle PRQ। तो हमें इस फिगर में PRQ फाइंड आउट करना है, ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है कि ये PT टेंजेंट है और जो OP है वो एक रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स एट P 90 डिग्री का एंगल होगा। यस, तो हम बोल सकते हैं कि जो OPT होगा वो टोटल 90 डिग्री होगा, ठीक है। और जो गिवन है QPT, ये कितना गिवन है? हमें 60 डिग्री गिवन है। तो जो हमारा एंगल बचा OPQ, ये कितना बचेगा?
90 माइनस 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि OP इज R एंड OQ इज ऑल्सो R, दोनों रेडियस है, तो ये एक OPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड्स अगर इक्वल है तो साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, यस। तो ये भी कितना हो जाएगा, OQP भी हो जाएगा 30 डिग्री। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे OPQ ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम। तो हमें पता है कि जो OPQ हो गया है वो 30 डिग्री हो गया है, और जो OQP हो गया है वो भी 30 डिग्री है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और POQ हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए एंगल POQ, तो टोटल सम हो जाएगा 180, तो 330 प्लस 30 हो गया 60, और उधर जाके 60 माइनस में होगा तो एंगल POQ कितना आ जाएगा 120, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हमें आ गया है एंगल POQ इज 120, ठीक है। लेकिन हमें PRQ फाइंड आउट करना है, तो हम अभी धीरे धीरे वहां पे जाएंगे। तो अब हमें क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सपोज PQ कोड है, तो यहां से हम मेजर सेक्टर में एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट इज S, ठीक है। ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में लाइक PRQS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब अगर हमें PSQ पता चल जाए तो हम PRQ भी फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों का सम 180 पुट कर देंगे। तो PSQ फाइंड आउट करने के लिए एक और कंसेप्ट है, वो क्या है कि जो PQ कोड है वो सर्कमफेरेंस पे हाफ एंगल बनाती है कंपेयर टू POQ, मीन्स एंगल एट द सेंटर। तो मैं लिख सकता हूं दैट एंगल PSQ विल बी हाफ ऑफ एंगल एट द सेंटर विच इज POQ, ठीक है। तो अगर PSQ फाइंड आउट करना है तो 1/2, और एंगल POQ कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। तो हमारा PSQ एंगल आ गया है 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें PRQ इजीली फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि अभी मैंने बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल PSQ प्लस एंगल PRQ जो हमें फाइंड आउट करना है ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो PSQ हम 60 पुट कर देंगे प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 60 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एंगल PRQ इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं। इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कुछ याद आ रहा है, ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मीन्स 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सिमिलरली नीचे भी ये सेम सिचुएशन है, तो ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो अब हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी पावर 2 है नीचे भी पावर 2 है, ठीक है। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोट थीटा, है ना, ये तो पता ही है, और स्क्वायर भी है, तो क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा।
तो अब हमें कोट थीटा की वैल्यू पता है 7/8, तो ये आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर मीन्स 49, 8 स्क्वायर मीन्स 64। तो आंसर कितना आ गया इसका 49/64। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो दोनों फॉर्मूलाज ही लिखे हुए हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं। तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 कोसेक थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 सेक थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 आता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हम सेट 1 में कवर कर चुके हैं, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं। यूजिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 8.32 एंड द मीडियन इज 8.05। तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं याद है तो याद रखना क्या होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अगर कोई भी दो क्वांटिटी दी हुई है तो हम थर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पुट कर लेते हैं। 3 इंटू मीडियन कितना गिवन है 8.05 इक्वल्स टू मोड तो हमें कैलकुलेट ही करना है प्लस 2 इंटू मीन कितना गिवन है यहाँ पे 8.32। ठीक है, तो इसको भी पुट कर लेते हैं 8.32। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 या 15 पॉइंट और ये आ जाएगा 24 इक्वल्स टू मोड प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16.64। अब हमें मोड कैलकुलेट करना है तो हम 16.64 को इधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 24.15 माइनस 16.64 इक्वल्स टू मोड। तो ये सिंपल माइनस करना है तो यहाँ से आ जाएगा 157, तो मोड इक्वल्स टू 7.51। बस इतना सा करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको जरूरी याद रखना है। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। तो इस तरह के केसेस में जब किसी भी इवेंट के होने की दो ही पॉसिबिलिटीज हो, या तो वो होगा या नहीं होगा, तो इस तरह के केसेस में अगर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, टोटल 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P रेन मीन्स रेन के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस P नो रेन मीन्स रेन के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। दो ही इवेंट है मीन्स दो ही पॉसिबिलिटीज है ऑफ रेनिंग, तो हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग तो है 0.85 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन यही हमसे पूछा गया है इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे 0.85 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन इक्वल्स टू 1 माइनस 0.85। तो ये सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेनिंग मीन्स नो रेनिंग टुमारो इज 0.15। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पुट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड अप टू n। तो इनको अगर हम ऐड करें मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू n, तो आपको याद रखना है ये कितना आता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद था तो इसको याद रखो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको AM से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक मीन तो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो n नेचुरल नंबर्स का मीन कैलकुलेट करना है, मीन्स n तक हमें सभी का सम चाहिए, तो सम हमने लिख लिया है, ये हमें याद होना चाहिए। तो n + 1/2 और नीचे क्या आता है, अर्थमेटिक मीन के डिवाइड किससे करते हैं हम, नंबर से, मतलब कितने वे नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n नंबर्स हैं, है ना, n तक का ही तो सम है, तो हम क्या करेंगे, n से n डिवाइड कर देंगे, तो AM हो जाएगा, मीन्स अर्थमेटिक मीन आ जाएगा n + 1/2। ठीक है, था ना आसान। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 12, 8, 4 - 84। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ना -4 होते जा रहा है। ठीक है, मीन्स ये डिक्रीजिंग AP है, डिक्रीज हो रहा है नंबर्स, तो -4 इसमें ऐड हो रहा है, ये भी मान सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लास्ट टर्म से 11th टर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस AP को रिवर्स करके लिख लूँगा। ठीक है, तो पहला टर्म मैं मान लूँगा कि -84 है, तो उससे क्या होगा कि हम फिर रिवर्स कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट से हम 11th टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि -4 होते जा रहा है, मीन्स 4 डिक्रीज हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जब हम उल्टा लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे, तो 4 ऐड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -80 और अप टू कहाँ तक आ जाएगा, 12 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो अब हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गया है वो हो गया है -84, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -80 -84। ये कैसे आया, किसी भी टर्म में से हम प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे। ठीक है, तो D कितना हो गया हमारा, -80 + 84, तो ये आ जाएगा 84 - 80, तो D = 4। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, 11th टर्म कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D, तो AN मीन्स A11, तो A कितना है हमारा, A है हमारा -84 प्लस n मीन्स 11 - 1, D कितना है 4, तो इसको सिंपली हम सोल्व कर लेंगे, तो हमारा 11th टर्म आ जाएगा, है ना। तो A11 = -84, ये आ जाएगा 10, 11 - 1 10, और 10 × 4 40, तो A11 कितना आ गया है, -84 + 40। ठीक है, तो ये आ गया -44, तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट करते हैं। सोल्व द इक्वेशन 1 + 5 + 9 + 13 एंड अप टू x = 13 26। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 4 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सभी टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मीन्स AP में है। ठीक है, तो उस कारण से हम AP के फॉर्मूलाज यूज कर लेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सभी टर्म्स x तक, 1 से x तक n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स का जो समेशन है वो आ गया है 1326। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम Sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो n/2 2a + n - 1d। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो Sn क्या है यहाँ पे, 1326। ठीक है, तो n तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो 2a, a क्या है यहाँ पे 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, + n - 1, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, मीन्स जो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऐड हो रहा है, या ऐसे भी देख सकते हैं 5 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1326 = n/2, 2 + 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4n - 4। तो चलिए आगे करेंगे सोल्व, तो n/2 ये कितना है 4n,
और 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2, तो 4n - 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1326 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2, और यहाँ पे बचेगा 2n - 1, तो 2 से 2 कैंसिल। अब हम n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1326 इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस n। अब 1326 को भी उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1326, और जो जीरो इधर लगनी थी वो मैं रिवर्स करके उधर लिख रहा हूँ। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब हमारे पास n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इससे हमें n की वैल्यूज पता चल जाएगी। चलिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म और उसकी मल्टीप्लाई a से करेंगे। a मीन्स n स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो भी आया कितना आएगा 1326 इंटू 2, तो यह आएगा 2652। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 2652 आ जाए और जो माइनस करके आए वो 1 आ जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं फैक्टर्स। 2 इंटू 1326, तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1326 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6। अब किससे करेंगे, 3 से कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम किससे करेंगे, 13 से कर लेते हैं, तो 13 1 जा 13 और 13 7 जा 91। अब 17 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनकी हेल्प से हम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 3 इंटू 17 है, तो ये कितना हुआ 51, और 2 इंटू 2 4 इंटू 13, तो ये कितना आ गया है 52। तो अगर 51 और 52 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 2 इंटू 1326। तो चलिए इनको यूज़ कर लेते हैं। तो 2n स्क्वायर हमें -n रखना है। ठीक है, तो हम करेंगे -52n प्लस 51n माइनस 1326 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली -n ही लिखा हुआ है। तो चलिए अब फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो 2n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा n - 26, और यहाँ से जो सेकेंड हाफ ये टर्म से 2, तो यहाँ से अगर हम 51 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भी आ जाएगा n - 26 इक्वल्स टू 0। तो n - 26 अब कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म से, तो n - 26, और फर्स्ट टर्म से बचेगा 2n, सेकेंड टर्म से आएगा 51 इक्वल्स टू 0। तो n - 26 को अगर हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी n इक्वल्स टू 26। ठीक है, और अगर 2n प्लस 51 को अगर 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी -51/2। तो ये तो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंटीजर होते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट किया है। फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा nth टर्म है। तो हमें पता है कि Sn क्या होता है, अगेन ये तो हमने n/2 2a प्लस n - 1d वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, n/2 a प्लस l भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो Sn क्या है यहाँ पे 1326। अब हमें n भी पता है, तो n कितना है 26/2। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 1, तो चलिए लिख लेते हैं, और लास्ट टर्म कितना है x। तो देखो अब यहाँ पे x में एक इक्वेशन बन गई है, और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 से अगर 26 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13। 13 से अगर हम 1326 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 102। ठीक है, तो 102 इक्वल्स टू x प्लस 1। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 माइनस कर देंगे, तो 102 - 1 इक्वल्स टू x, तो x आ जाएगा 101। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, AOC इज डायमीटर एंड AT इज टेंजेंट एट A.
प्रूव दैट एंगल BAT इक्वल्स टू एंगल ACB। तो हमारा जो BAT एंगल है वो ये वाला है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो BAT एंगल है वो फाई है, और हमारा जो ACB एंगल है वो ये है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब हमें दो चीज़ें ध्यान देनी है कि जो हमारा AC डायमीटर है वो सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो जो ये B एंगल है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ऑलराइट, तो इसको मैं लिख देता हूँ 90। और जो ये टेंजेंट है AT और ये OA रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं OAT इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर हम OAB की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, एंगल OAT इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल OAB प्लस एंगल BAT इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों एंगल को हमने सम कर दिया तो हमारा टोटल OAT आ गया है। ठीक है, तो अब हम OAB की जगह, OAB तो इनफैक्ट कैलकुलेट ही करना है हमें, तो हम 90 माइनस जो ये एंगल BAT है उसको उधर ले जाएंगे, तो एंगल BAT। ठीक है, और एंगल OAB इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल BAT कितना हमने एज्यूम किया है, 5। ठीक है, तो एंगल OAB आ गया हमारा 90 माइनस 5। हमारा पर्पस क्या है, हमें थीटा इक्वल्स टू पाई दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल OAB भी आ गया है, B एंगल भी है, और OC भी हमने थीटा माना हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे कि जो एंगल ट्राइंगल ABC है उसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एंगल OCB कितना माना हुआ है, थीटा, प्लस एंगल B कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, प्लस जो हमारा एंगल OAB है वो हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये कितना है 90 माइनस 5। तो सभी एंगल्स का सम होना चाहिए 180। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि जो 90 डिग्री है और 90 डिग्री है ये कितना है 180, तो ये 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो 180 से 180 कैंसिल, और ये थीटा इक्वल्स टू ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 5 आ गया है। तो ठीक है, तो थीटा क्या था हमारा एंगल OCB और 5 क्या था एंगल BAT। तो हमारा प्रूफ हो गया है ना, एंगल OCB इक्वल्स टू एंगल BAT। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व कर लेते हैं। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें कोस थीटा की वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, बट हमें गिवन है tan थीटा की वैल्यू, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर लूँगा, जो 3 बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और कोस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स 3/4 का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन 4 स्क्वायर मीन्स 16 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 9 अपॉन 16, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो 16 एलसीएम, तो 16 1 जा 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 16 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें सेक थीटा कैलकुलेट करना हो तो रूट इधर आ जाएगा स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू रूट 25/16, तो ये आ जाएगा 5/4। बट हमें क्या चाहिए कोस थीटा, तो कोस थीटा के लिए हम इसको सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। तो चलिए अब इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4/5 होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25 अपॉन 1 प्लस 16/25,
तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 एलसीएम और फिर 25 माइनस 16 और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 प्लस 16। ठीक है, तो ये आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको फर्दर सोल्व कर लेता हूँ। 25 से 25 कैंसिल, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा 9 और 25 प्लस 16 हो जाएगा 41। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 9/41। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट देख लेते हैं। इफ tan थीटा इक्वल्स टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें sec थीटा की जरूरत है, तो हम अगेन वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स √3 स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं रिवर्स करके लिख दूँ तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर मीन्स 3। तो ये आ गया है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। और अगर हमें sec थीटा ही चाहिए तो रूट उधर चला जाएगा, मीन्स स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो √4। तो sec थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 2 sec थीटा मीन्स 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कैसे भी कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटा की वैल्यू कितनी है 2, मीन्स sec स्क्वायर थीटा मीन्स 2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 presented a gift to their school in the form of an electric lamp in the shape of a glass hemispherical base surmounted by a metallic cylinder top of same radius 21 centimeter and height of 3.5 centimeter. The top was silver coated and the glass surface was painted red. First क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग द टॉप एट द रेट ऑफ ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन है या क्वेश्चन है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ग्लास टू बी पेंटेड रेड। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो पहले तो यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, बेस में, और ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है, सपोज लाइक दिस। ठीक है, और जो है हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और सिलेंडर का भी सेम ही है, और जो सिलेंडर की हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग कहाँ हो रखी है, ये हो रही है सिलेंडर पे। ठीक है, तो सिल्वर है सिलेंडर पे, और जो ग्लास है मीन्स हेमिस्फेरिकल बेस है, यहाँ पे रेड पेंटेड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम सिल्वर कोटिंग का कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए मीन्स ये जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, और जो टॉप है उस पर सर्कल बना हुआ है उसका एरिया। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, πr² प्लस 2πrh। ये तो हो गया है ऊपर के सर्कल का एरिया πr², और ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, πr कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से बचेगा r और यहाँ से बचेगा 2h। तो पाई कितना है 22/7 इंटू r, रेडियस कितना है 21। ठीक है, और ब्रैकेट में 21 प्लस 2 इंटू एच, एच हमारा कितना है 3.5, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो ये आ जाएगा, 7 से हम डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 21 प्लस 7 हो जाएगा 28। तो ये आपका आ जाएगा 1848
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एरिया आ गया है हमारा। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग, और उसका रेट क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना है, 5 रुपीज़। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.05 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एरिया का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट चलिए लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1848 इंटू 0.05, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा ₹92.4। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग। ठीक है, जो सिलेंडर पे किए हैं। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ ग्लास टू बी पेंटेड रेड। ठीक है, वो करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेयर कैलकुलेट करना है। तो कितना होता है हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22 मीन्स 44 इंटू 21 इंटू 21/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 44 इंटू 63। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एरिया हमारा, ये आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज एंड 53 मंडेज। तो नॉर्मली किसी भी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। ठीक है, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 52 2/7। ठीक है, तो 7 से क्यों किया, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो अब हमारे पास 52 वीक्स मीन्स 52 संडेज एंड 52 मंडेज आ गए हैं। ठीक है, और एवरी डे विल बी 52 इन 52 वीक्स। तो यहाँ पे जो ये 2 डेज एक्स्ट्रा है इसके कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हो सकता है संडे मंडे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई इन 2 डेज में मंडे ट्यूसडे हो। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है और वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया है। और थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है या फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। या सैटरडे संडे भी हो सकता है। ठीक है, और संडे मंडे तो फिर रिपीट हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हमें पता चल गया है कि जो 2 डेज हैं उनकी ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, 53 संडेज एंड 53 मंडेज। तो हमें ऐसा चाहिए कि 52 के बाद एक संडे और मंडे एक साथ आ जाए। ठीक है, तो उस केस के लिए हमारा ये फर्स्ट वाला ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, संडे और मंडे एक साथ आ रहा है। तो अब हम अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें ऑफ 53 संडेज एंड 53 मंडेज तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, हमें पता है 1 ही हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। तो मीन कितना गिवन है हमारा 7.5, या इसको हम 15/2 भी लिख सकते हैं, है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा। तो xi लिखना है सबसे पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 + 4/2 मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर देना है। तो हमारे सारे xi आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, 2 + 4 हो जाएगा 6/2 हो जाएगा 3, 4 + 6 मीन्स 10/2 5, तो यहाँ से आ जाएगा 7 9
11, 13। इस तरीके से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो FI/XI कैलकुलेट करने के लिए 6 3 जा 18, 8 5 जा 40, 15 7 जा 105 और 9P 11 8 जा हो जाएगा 88 एंड 13 4 जा 52। तो मैं मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। और FI क्या है? ये फ्रीक्वेंसी, यही हमारी FI है। तो इनका सम हमें करना है। तो इनका सम क्या आएगा? सिंपल एडिशन है, 41 प्लस P। और सिग्मा FI/XI भी चाहिए, मीन्स जो अभी कैलकुलेट किया है उसका भी सम चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा 303 प्लस 9P। यहाँ पे 9P है ना, तो यहाँ से चलिए सोल्व कर लेते हैं। 15/2 इक्वल्स टू, ये आ गया है हमारा 303 प्लस 9P अपॉन सिग्मा FI मीन्स 41 प्लस P। तो अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 15 इंटू 41 प्लस P इक्वल्स टू 2 इंटू 303 प्लस 9P। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ सिंपल P है यहाँ पे, सिर्फ वेरिएबल। तो 15 की 41 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 1 जा 15 1, 15 4 जा 60, तो ये आ जाएगा 615 प्लस 15P इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 606 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 18P, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब मैं क्या करूँगा, 15P को उधर ले जाता हूँ और 606 को लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 615 माइनस 606 इक्वल्स टू 18P माइनस 15P, ठीक है। तो 615 में से 606 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 18 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3P और P कैलकुलेट करना है तो 9/3 आ जाएगा 3। तो हमारी जो P की वैल्यू पूछी गई थी वो कितनी आ गई है? 3, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करते हैं। फाइंड A, B एंड C इफ इट इज गिवन दैट नंबर्स A, 7, B, 23, C आर इन AP। तो हमें पता है कि AP में किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। सपोज इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D है, तो हम क्या लिख सकते हैं? D इक्वल्स टू 7 माइनस A लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो हमें D मिलेगा कॉमन डिफरेंस। और अगर हम B में से 7 को माइनस कर दें तो वो भी D ही होगा, ठीक है। और सिमिलरली हम ऐड माइनस करते जाएंगे, 23 में से अगर B माइनस कर दें तो वो भी D होगा, इक्वल्स टू C माइनस 23। तो ये सब टर्म्स इक्वल होंगे। तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी इक्वेशन उठा के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि अगर मैं B माइनस 7 और 23 माइनस B को यूज़ कर लूँ तो यहाँ से मुझे B की वैल्यू मिल जाएगी। यस, तो यहाँ से B माइनस 7 इक्वल्स टू 23 माइनस B, तो B को मैं इधर ले जाऊँगा तो B प्लस B इक्वल्स टू 23, ये माइनस 7 है तो इधर आके प्लस 7, इतना क्लियर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2B और 23 प्लस 7 आ जाएगा 30, तो B आ जाएगा 30/2 मीन्स B इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चलो A कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A के लिए मैं 7 माइनस A और B माइनस 7 यूज़ कर लूँगा, क्योंकि अब हमें B की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 माइनस A इक्वल्स टू B माइनस 7, तो 7 माइनस A इक्वल्स टू B कितना है हमारा 15, तो 15 माइनस 7, तो 7 माइनस A इक्वल्स टू ये कितना हो गया है 8। तो A को मैं उधर ले जाता हूँ तो 7 और 8 आ जाएगा इधर -8, तो A आ गया है हमारा कितना आ जाएगा 7 माइनस 8, तो A आ गया है हमारा -1। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, C कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम ये दोनों इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो 23 माइनस B इक्वल्स टू C माइनस 23, ठीक है। तो अब B कितना है हमारा 15 है,
तो 23 माइनस 15 इक्वल्स टू सी माइनस 23। तो 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा 8। तो 8 इक्वल्स टू सी माइनस 23। अब 23 को हम इधर आके लाके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 23 इक्वल्स टू सी। तो सी आ गया हमारा, मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ 23 प्लस 8 तो ये कितना आ जाएगा 31। तो हमारा ए का वैल्यू आ गया -1, बी आ गया है 15 और सी आ गया है 31। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो जब भी हम इक्वल रूट्स की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, मीन्स d इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो d इक्वल्स टू 0 और d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। और b क्या होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है k प्लस 1, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4। a की कौन सा होता है x² का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा k प्लस 4। और c क्या होता है कांस्टेंट, तो वो कितना है 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सोल्व करेंगे और यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा k² प्लस 1 प्लस 2k। और यहाँ पे अगर 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस भी है तो ये आ जाएगा -4k और -16 इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। k² तो एक ही है और यहाँ पे 2k है और यहाँ पे 4k है -k, तो ये हो जाएगा -2k। ये 1 है और ये -16 है तो ये आ जाएगा -15 इक्वल्स टू 0। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए। तो हम सोच सकते हैं 5 और 3 ऐसे नंबर्स होंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 माइनस 3 2 बच जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो ये आ जाएगा k² माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो -5k प्लस 3k बेसिकली -2k ही लिखा हुआ है। तो चलिए अब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा k, तो यहाँ बचेगा k और यहाँ पे बचेगा -5। इन दोनों टर्म से आ जाएगा +3 कॉमन, तो k -5 यहाँ से भी बच जाएगा। अब आप k -5 भी कॉमन ले सकते हैं, तो k -5 को कॉमन लेके फर्स्ट टर्म से बचेगा k और सेकंड टर्म से बचेगा 3। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करना है, तो k -5 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा k इक्वल्स टू 5 एंड k प्लस 3 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा k इक्वल्स टू -3। तो हमारी वैल्यूज आ गई k की 5 और -3। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व कर लेते हैं। इफ द सम ऑफ the squares of zeros of the quadratic polynomial fx equals to x² minus 8x plus k is 40, find the value of k। तो चलिए हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एज्यूम कर लेते हैं, सपोज अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस क्या क्या हो गए अल्फा और बीटा। तो कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों जीरोस के स्क्वायर्स का सम मीन्स α² प्लस β² इक्वल्स टू 40 गिवन है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा जिसकी हेल्प से हम थोड़ा सोल्व कर पाएंगे। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, राइट। तो हमें α² प्लस β² की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे 2α बीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड ये है α² प्लस β² इक्वल्स टू ये इधर आएगा, तो अल्फा प्लस β² माइनस 2α बीटा। इतना क्लियर है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस β² माइनस 2α बीटा इक्वल्स टू 40। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और b क्या होता है x का कोफिशिएंट। तो चलिए लिख लेते हैं, तो -b/a मीन्स माइनस b क्या है यहाँ पे -8 अपॉन a क्या है x² का कोफिशिएंट मीन्स 1,
तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, के अपॉन 1 हो जाएगा, मीन्स सी अपॉन ए होता है। तो यह आ जाएगा के अपॉन 1 इक्वल्स टू 40। तो अब इसको सिंपली सोल्व कर लेना और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8, 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही रहेगा। तो यह आ जाएगा 64 माइनस ये कितना है 2k। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं 2k इक्वल्स टू 40। तो अगर मैं 64 को उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस में जाएगा, तो माइनस 2k इक्वल्स टू 40 माइनस 64। तो माइनस 2k इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 24। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन माइनस 2। तो k यहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 2 से डिवाइड करेंगे तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 12। ठीक है, तो जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमारा k का वैल्यू आ गया है 12। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व कर लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P माइनस 4 y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A माइनस 6 10 एंड B 3 माइनस 8 इफ इट लाइज ऑन AB एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट और ये पॉइंट A है, ये गिवन है माइनस 6 10 और B गिवन है हमारा 3 माइनस 8। ठीक है, और जो P पॉइंट है वो कितना है माइनस 4 y। तो चलिए सपोज ये यहाँ पे है माइनस 4 y और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो P पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को K रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो AP हो गया K और PB हो गया हमारा सपोज 1। तो अब हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, P की कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो P का जो ऑलरेडी गिवन कोऑर्डिनेट है वो तो है माइनस 4 y और सेक्शन फॉर्मूला से जो आएगा वो भी सेम ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 ये होता है सेक्शन फॉर्मूला अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट का भी सिमिलर ही होता है। m1 y2 मीन्स माइनस 8 इंटू के, तो ये हो जाएगा माइनस 8k। m2 y1 तो ये आ जाएगा प्लस 10 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो लिख सकते हैं 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 3k माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 4k प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सेम ही रहेगा, 3k माइनस 6 इक्वल्स टू ये बन जाएगा माइनस 4k और माइनस 4। तो अब 4k को हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3k प्लस 4k और माइनस 6 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा। तो माइनस 4 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 7k इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 6 हो जाएगा 2। तो k का वैल्यू आ गया हमारा 2 अपॉन 7। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू माइनस 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। तो k की वैल्यू हम 2/7 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 8 2/7 प्लस 10 अपॉन 2/7 प्लस 1। तो इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। पहले एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा, चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 7 प्लस 10 और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में एलसीएम 7। तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7 से अगर डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा। ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आता होगा न्यूमरेटर सोल्व करना। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो अगर न्यूमरेटर में भी हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 7 और ऊपर आ जाएगा माइनस 16 प्लस 10 इंटू 7 आ जाएगा 70 और नीचे क्या है 9 अपॉन 7 है ना, 2 प्लस 7 9। तो यहाँ पे हम 7 से 7 कट कर देंगे
तो ये कितना बचा, y इक्वल्स टू -16 + 70, ये कितना आएगा, 70 में 16 जाएगा तो 4 and 5 54, और नीचे कितना है 9, तो 9 से 54 जाएगा तो 6 टाइम्स जाएगा, तो जो हमारा y का वैल्यू है y इक्वल्स टू आ गया है 6। तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक तो हमारा k का वैल्यू, रेशो किस रेशो में कट कर रहा है, तो 2/7 में कट कर रहा है, और y इक्वल्स टू वैल्यू आ गया है 6। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल और टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा सर्कल और सपोज दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट को मैं नेम दे रहा हूँ XY, और सर्कल का सेंटर सपोज O है। ठीक है, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सपोज हियर दिस इज पॉइंट P, तो अगर मैं OP को ज्वाइन कर दूं तो हमें प्रूफ करना है दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, ये हमें बताना है। अब हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट Q ऑन XY टेंजेंट, सपोज पॉइंट Q इज हियर। तो आप देख सकते हैं कि जो ये OP है ये तो रेडियस है, और जो ये पोर्शन है सपोज अगर मैं इसको Q' नेम दे दूं तो OQ' रेडियस है, और Q' टू Q एक एक्स्ट्रा कोई डिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि जो OQ है वो OP से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो OQ इज ग्रेटर देन OP, और अगर हम Q कहीं पे भी ले ले एक्सेप्ट P, हम कहीं पे भी Q ले ले तो वो डिस्टेंस हमेशा OP से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट O टू एनी पॉइंट ऑन XY। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो सबसे स्मॉल डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हम कन्वर्सली बोल सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है टू फ्रॉम O टू XY वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं।